बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई का अंतिम पाठ जो है पुनरावर्तन 2, इस पाठ में जो स्वाध्याय हमें दिए हैं उनका अभ्यास करेंगे। इनमें दिए हुए स्वाध्याय को पूरा करेंगे। तो आओ देखते हैं पुनरावर्तन 2। प्रश्न पहला, शाक, पत्तों वाली और सब्जियों के 5 नाम सुनो और सुनाओ। तो आओ पहले हम सब्जियां देखते हैं। देखो तो ये है पत्तों वाली सब्जियां और ये है दूसरी सब्जियां। तो और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं। तो हम सब सब्जियों के नाम बताते हैं और लिखते भी हैं। आओ सबसे पहले हम ये शाक जो है पत्तों वाली, हरे पत्तों वाली जो सब्जियां है इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो शाक सब्जियां है हमारे सेहत के लिए बहुत ही जरूरती है, तो इन्हें हर रोज खाना चाहिए। तो आओ अब हम इनके एक एक करके नाम जान लेते हैं। देखो ये सब्जी है जो ध्यान से देखना, इसका नाम है बथुआ। मराठी में जिसे चंदन बटवा कहते हैं। ये भी सब्जी आपने बाजार से माँ ने जब लाई होगी तो जरूर देखी होगी। इसका नाम है अमरंथ। मराठी में इसे लाल माठ कहते हैं। और ये पहचाना इस सब्जी को, ये है पालक। इस सब्जी को भी आप पहचानते होंगे, इसका नाम है अरबी। इस सब्जी से क्या बनती है? आलू वड़ी बनती है। और ये चौलाई की सब्जी है, हरी हरी बिल्कुल स्वादिष्ट लगती है ये चौलाई की सब्जी। और ये इसे तो आप पहचानते हो, ये है मेथी। और भी शाक सब्जियां है, देखो तो। अरे बाप रे, कितनी सारी शाक सब्जियां यहाँ दिखाई दे रही है। ये जो पहली वाली है ये है धनिया। इसका तो हम हर रोज उपयोग करते हैं। हर सब्जी में धनिया का उपयोग होता है। ये जो पुदीना है बड़ा स्वादिष्ट बनाता है खाने को, और यह पेट को भी बिल्कुल अच्छा रखता है। ये है सरसों। सरसों का साग सभी और प्रसिद्ध है। ये है सुआ की सब्जी। मराठी में इसे शेपूची भाजी कहते हैं। ये है हरा प्याज। यहाँ प्याज भी होते हैं और सब्जी भी होती है। और ये है मूली। मूली सफेद होती है लेकिन उसके पत्ते जो है उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। देखो तो, पहचाना इसे? ये है दूधी। और ये इसे पहचाना? ये है फूल गोभी। और ये है पत्ता गोभी। इसे पहचानते हो? मालूम है इसका नाम? नहीं मालूम तो आओ बता दो। ये है पपड़ी सेम। इसे तो आप जरूर पहचानते हो, ये है बैंगन।
इसका नाम मालूम है? नहीं मालूम? तो देखो तो क्या नाम है इसका? फरसबी। देखो तो ये कौन सी सब्जी है? ये है गंवार। ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हरे, पीले और लाल रंग की होती है। ये है सबके प्यारे आलू। और ये सब्जी आपने खाई है? कौन सी सब्जी है ये? करेला। करेला की सब्जी कैसी होती है? बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन माँ उसे बहुत अच्छा बनाती है और ये सब्जी खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये लाल लाल टमाटर। और ये है भिंडी। देखो तो आप इस सब्जी को पहचानते हो? खाई है ये सब्जी आपने? देखो इस सब्जी के पत्ते, यह सब्जी और इस सब्जी के फूल, इन सभी का उपयोग सब्जी बनाने के लिए होता है। आपको इसका नाम पता है? तो देखो तो इसका नाम है सहजन या इसे मुनगा भी कहते हैं। मराठी में इसे शेवगा कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ड्रम स्टिक्स कहते हैं। ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। आपको जब भी मौका मिले तो जरूर इन पत्तों की या सेम की या फूलों की जो सब्जी बनती है जरूर खाना। आपकी सेहत के लिए यह बहुत बहुत जरूरी है। प्रश्न दूसरा, एक महीने की दिनदर्शिका बनाओ और विशेष दिन बताओ। दिनदर्शिका इसका मतलब है कैलेंडर और कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक महीने की दिनदर्शिका बनानी है और उस महीने में कौन से विशेष दिन आते हैं यह हमको बताना है, यह हमको लिखना है। तो आओ हम एक महीने की दिनदर्शिका बनाते हैं। देखो तो ये है अप्रैल 2021 की एक महीने की दिनदर्शिका। इसी तरह हमें दिनदर्शिका बनानी है और इस महीने में जो विशेष दिन है उनके बारे में लिखना है। तो देखो यहाँ कौन से विशेष दिन हैं, इनका परिचय करा दूं आपको। अप्रैल 2021 के दिन विशेष। 2 अप्रैल शुक्रवार को गुड फ्राइडे है। 4 अप्रैल रविवार को ईस्टर संडे है। 13 अप्रैल मंगलवार को गुड़ी पड़वा है। 14 अप्रैल बुधवार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। 21 अप्रैल बुधवार को श्री राम नवमी है। 25 अप्रैल को रविवार है और महावीर जयंती है। तो इसी तरह की हमें दिनदर्शिका अपने कॉपी में बनानी है। तो किस तरह यह दिनदर्शिका बनानी है, आओ देखते हैं। देखो तो अप्रैल 2021 इसकी हम दिनदर्शिका बना रहे हैं। तो इस तरह एक स्तंभ में सब जो दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये दिन के नाम लिखे हैं और तुम्हारे घर में ये दिनदर्शिका होगी तो 1 तारीख को कौन सा वार है वह देखकर ठीक से लिख देना है। अब यहाँ सब जगह अंक लिख दिए हैं और जो विशेषता है हर दिन की वह भी लिख दी है। प्रश्न तीसरा, 1 से 100 तक की संख्याओं का मुखर वाचन करो। तो आओ संख्याओं का मुखर वाचन करते हैं। देखो तो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो देखो यहाँ हमने 50 तक के संख्याओं का मुखर वाचन किया है। अब जो आगे 50 संख्याएं बची है उनका भी हम मुखर वाचन करेंगे और इनको आप ध्यान से मुखर वाचन करना और जब भी आपको मौका मिले ये सारी संख्याओं को अपने कॉपी में लिख लेना। आओ 50 से 100 तक की संख्याओं का मुखर वाचन करते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो हमने यहाँ 1 से 100 की पूरी गिनती कर ली है। सब संख्याओं का मुखर वाचन भी कर लिया है। तो आप इन संख्याओं को इस तरह अक्षरों में अपनी कॉपी में जरूर लिखना बच्चों और रोज एक बार यह मुखर वाचन कर लेना। प्रश्न चौथा, अपना परिचय देते हुए परिवार के बारे में 10 वाक्य लिखो। तो देखो बच्चों, यहाँ हर एक बच्चे ने अपना खुद का परिचय देना है। हर एक का परिवार अलग अलग है, तो अपने ही परिवार के बारे में तुम्हें यहाँ लिखना है। मैं उदाहरण के तौर पर यह परिचय किस तरह लिखना है यह आपको बताती हूँ, लेकिन लिखते समय आपने खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में ही लिखना है, यह बात जरूर ध्यान में रखना। तो आओ देखते हैं परिचय किस तरह लिखा जाता है। मेरा नाम रोहन शर्मा है। मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम पंकज शर्मा है। वे एक सरकारी कर्मचारी हैं। मेरी माँ का नाम श्रीमती गीता शर्मा है। वे ज्ञान विकास विद्यालय में अध्यापिका है। मेरी एक छोटी बहन भी है,
उसका नाम अंकिता है। वह तीसरी कक्षा में मेरे ही विद्यालय में पढ़ती है। मेरे परिवार में दादाजी और दादी जी भी है। दादाजी पढ़ाई में मेरी और बहन की मदद करते हैं। दादी जी हमें रात को सोते समय अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। हमारा परिवार खुशहाल परिवार है। प्रश्न 5वां, अक्षर समूह में से वैज्ञानिकों के उचित नाम बताओ और लिखो। तो आओ देखते हैं। देखो तो यहाँ जो चौखट में अलग अलग अक्षर दिए हैं, उन्हें पहचानो। उनसे कौन सा वैज्ञानिक का नाम बनता है, यह हमको लिखना है। तो आओ, सबसे पहले जो है मी, भा, हो, भा। तो ये है हो, मी, भा, भा। क्या नाम है बच्चों वैज्ञानिक का? होमी भाभा। आगे देखते हैं। ये है नी, र, ज, नीरज भिसे। क्या नाम है वैज्ञानिक का? नीरज भिसे। उसके आगे देखते हैं। मंजू बंसल, मंजू बंसल। उसके आगे भास्कराचार्य। क्या नाम है? भास्कराचार्य। और ये APJ कलाम, APJ कलाम। आगे का नाम है जानकी अम्मल, जानकी अम्मल। और आगे का जो आखिरी नाम जो है कल्पना। क्या नाम है? चावला, कल्पना चावला। तो सब नाम अभी याद रखो। होमी भाभा, नीरज भिसे, मंजू बंसल, भास्कराचार्य, APJ कलाम, जानकी अम्मल और कल्पना चावला। इन सब नामों को याद रखना और आगे हम इन सब नामों को लिखेंगे। कहीं भूल न जाना इन नामों को। और अभी जो नाम वैज्ञानिक के हमने पढ़े हैं, इन वैज्ञानिकों के बारे में आप जरूर जानकारी हासिल करना। आओ इन वैज्ञानिकों के नाम लिखते हैं। होमी भाभा, नीरज भिसे, मंजू बंसल, भास्कराचार्य, APJ कलाम, जानकी अम्मल, कल्पना चावला। देखो तो, कृति या उपक्रम इस शीर्षक के अंतर्गत हमें अपने बारे में भाई या बहन से सुनो। क्या सुनना है अपने बारे में? देखो बच्चों, हमें हमारी कुछ गलतियां कभी दिखाई नहीं देती है, या कभी कभी हम क्या कर रहे हैं हमसे ज्यादा सामने जो देखने वाला होता है वह अच्छी तरह बता सकता है। तो अपने बारे में अपने ही भाई या बहन से सुनना, इसका मतलब है कि अपने व्यक्तित्व के बारे में जान लेना। और ये जो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, ये हमेशा हमारा भला चाहते हैं। और हम में अगर कुछ बुरी आदतें हैं या कोई दुर्गुण है और उसकी तरफ ये इशारा करते हैं, तो उसे कभी गलत नहीं समझना चाहिए। उन पर कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहते हैं। तो आओ अपने बारे में अपने भाई बहन से या अपने परिवार के सदस्य से जानने के लिए कुछ प्रश्न हम उन्हें देते हैं और उन प्रश्नों के द्वारा हम उन्हें कैसे दिखाई देते हैं यह हम जान लेते हैं। देखो, ये जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं ये बिल्कुल आईने की तरह होते हैं। ये अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। अगर कोई गलत काम हम करते हैं तो हम पर गुस्सा होते हैं, हमारी गलतियां हमें दिखा देते हैं। तो इस तरह अपने परिवार से अपने बारे में जान लेना और स्वयं का मूल्यमापन करना बहुत ही अच्छी बात है। तो आओ देखते हैं किस तरह अपने बारे में अपने ही परिवार के सदस्य से जान लेते हैं। अपने बारे में जानकारी पाने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछकर अपने भाई बहन से अपने बारे में जानकारी पाओ। देखो तो हमारे जो परिवार वाले होते हैं वह हमारा हमेशा भला चाहते हैं। हमारे भाई बहन या हमारे माता पिताजी और घर के जो भी सदस्य है वह हमेशा हम अच्छा इंसान बने इस दृष्टिकोण से अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते और कोई गलत काम करते हैं तो हमारे कान पकड़ते हैं, हमारी गलतियां हमारे सामने रखते हैं। तो इस तरह ये जो परिवार के सदस्य होते हैं बिल्कुल आईने की तरह होते हैं। आईना जिस तरह आपको अच्छा दिखाता है और बुराई कुछ है तो वह भी दिखाता है, उसी तरह ये परिवार के सदस्य भी आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह उचित समय बता देते हैं ताकि उसमें आप बदलाव कर सके और अच्छा इंसान बन सके। तो आओ ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पूछकर आप स्वयं के बारे में जानकारी पा सकते हो। इसे स्वयं मूल्यमापन भी कहते हैं। तो आओ प्रश्न देखते हैं। मेरा स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव कैसा है? अच्छा है, बुरा है, अकड़ वाला है, शैतानी वाला है, कैसा स्वभाव है यह जान लेना है। अगर आपके स्वभाव में कोई कमी है, कोई दोष है तो उसे दूर करने का प्रयास करना है। मेरी आवाज कैसी है? आवाज तो हर एक के लिए ईश्वर की देन है, लेकिन आवाज आपकी जैसी भी हो लेकिन आप जो भी बोलते हैं जो भी बात करते हैं वह मीठी बात होनी चाहिए, किसी का दिल न दुखे ऐसी बात करनी चाहिए। मुझ में कौन सी अच्छी और बुरी आदतें हैं? हर एक व्यक्ति में अच्छी आदतें होती है, कभी कभी कोई बुरी आदतें भी होती है और वो हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन सामने से जो देख रहा होता है वह समझ जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो आपके भाई बहन भी अगर आपकी कोई बुरी आदतें आपको बताते हैं तो उन पर गुस्सा मत होना। आप अपनी वो बुरी जो आदतें हैं उनको भूल जाना, उनको मिटा देना और अच्छी आदतें लगा लेना। मेरा अक्षर मेरी लिखावट कैसी है? आप सब स्कूली बच्चे हो तो आप अपने कॉपी में लिखते हो या किताब में कोई प्रश्न लिखते हो तो लिखावट करते समय किसी बच्चे का अक्षर बहुत ही सुंदर होता है तो किसी का बहुत ही खराब होता है। तो आपकी लिखावट कैसी है यह जान लो और उसमें अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करो। इसके लिए हर रोज अच्छी लिखावट में एक आध पैराग्राफ लिखने का प्रयास करो। मेरी तबीयत मेरी उम्र के अनुसार योग्य है या नहीं? आपकी उम्र के सेहतमंद बच्चे
कैसे दिखाई देते हैं यह जान लो और उसके हिसाब से आप सेहतमंद हो या दुबले पतले हो या बहुत मोटे हो यह समझ लो। अगर आपकी तबीयत में कुछ कमी है तो उसे दूर करने के लिए आप व्यायाम करो, योगा करो और सभी पोषक आहार लिया करो तो आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। मेरा रहन सहन कैसा है? रहन सहन इसका मतलब आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो आपके बाल बनाते हो या आप अच्छे रहते हो, स्वच्छ रहते हो या गंदे रहते हो, ये हुआ आपका रहन सहन। और इसमें आपके भाई बहन अगर सच सच बता दे तो बिल्कुल उन पर गुस्सा नहीं होना है, बल्कि उसकी जगह जो भी कुछ कमी है उसको पूरे प्रयास से दूर करना है। मुझे किन विषयों में रुचि है ऐसा आपको लगता है? देखो तो हम स्कूल में सभी विषयों का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन किसी को कविताएं अच्छी लगती है, किसी को चित्रकारी अच्छी लगती है, किसी को खेल कूद अच्छा लगता है, तो किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिस बात में आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं या जो बातें करने में आपको बहुत आनंद मिलता है वह हुआ आपके रुचि का विषय। तो जो विषय आपका रुचि का है उस विषय की तो रुचि बढ़ानी ही है और साथ ही और विषय जो है उनमें भी रुचि लेकर उनमें अच्छा ध्यान देना है। मेरा काम करने का तरीका ठीक है या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखो, हम घर में, स्कूल में कोई ना कोई काम तो करते हैं, लेकिन हर एक का काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। अगर घर में माँ तुम्हें कह दे कि तुम्हारे कपड़े अलमारी में रख दो, उसे ठीक से रखना, ये तो अच्छी बात है। अगर आप उसे किसी भी तरह ठूस कर रख देते हो, तो यह आपके काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी तरह जो छोटी-मोटी बातें होती है, उसमें अगर आपके काम करने का तरीका ठीक नहीं है, यह आपको बताया जाता है, तो ठीक तरह से काम करने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। स्कूल के किस विषय में मैं अच्छा हूँ और किस विषय में मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखो, कभी-कभी किसी विषय में हम अच्छे अंक पाते हैं, तो किसी विषय में बहुत ही कम अंक मिलते हैं। तो जिस विषय में हमें कम अंक मिलते हैं, उस विषय पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और पढ़ते समय, लिखते समय अगर कुछ गलतियां हमसे होती है तो उनको भी सुधारना चाहिए। मेरा सामाजिक दृष्टिकोण सही है या गलत है? उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए? सामाजिक दृष्टिकोण यानी हम जिस समाज में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस चाल में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हम किसी को मदद करते हैं या किसी को तकलीफ देते हैं, ये सब बातें हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है। अगर आप इसमें कभी कोई गलती करते हैं तो उसमें जरूर बदलाव लाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इस तरह सवाल अपने भाइयों से, बहनों से पूछकर अगर वो कुछ अच्छी बातें बताते हैं या आपकी कुछ गलतियां बताते हैं तो उनको सुधारना और आप एक अच्छे इंसान बन जाना, यह आपका स्वयं मूल्यमापन है। इस वर्ष तुम कौन सा विशेष कार्य करोगे? बताओ। इस वर्ष मैं लॉकडाउन की वजह से अपने घर पर ही रहूंगा। संगीत में मेरी रुचि है।
अतः मैं शास्त्रीय संगीत ऑनलाइन सीखने की कोशिश करूंगा। मुझे चित्रकारी की भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ाई के समय मैं ज्यादा वक्त मेरे इस हॉबी के लिए नहीं दे पा रहा था। लेकिन इस गर्मियों की छुट्टी में मैं खूब सारे चित्र निकालूंगा। कोरोना महामारी के संकट के लंबे दौर में हम ये जान गए हैं कि हमें घर का हर काम करना चाहिए, तो मैं घर के काम में मेरी माँ की मदद करूंगा और सारे घर के काम सीखने की कोशिश करूंगा। सप्ताह में एक दिन कहानियां पढ़ो। तो बच्चों, आपको कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है ना? कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनना या कहानियां सुनाना आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। तो इस गर्मी की छुट्टियों में जब जैसे हो सके आप कहानियां जरूर पढ़ लेना। कहानी सुनना और कहानी पढ़ना हर एक को अच्छा लगता है। इस गर्मियों की छुट्टियों में आप किताबों से, ऑनलाइन से कहानियां पढ़ने की जरूर कोशिश करना। अपने दादा दादी से उनके जमाने की पुरानी बातें सुनो। उनके जमाने के खेल, खाने पीने की चीजें, त्योहार मनाने की रीति, इनके बारे में अवश्य जानकारी पाओ। पढ़ी हुई सामग्री की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति करो। आप जो भी कहानियां पढ़ोगे तो उस कहानी की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति करना, यानी उसकी कुछ विशेषताएं बताना। तो किन मुद्दों पर हमें यह विशेषताएं लिखनी है, आओ देखते हैं। आपने जो भी कहानी पढ़ी है, सुनी है, उसके बारे में इस तरह विश्लेषण करने की कोशिश करो। कहानी का शीर्षक, क्या शीर्षक है, उस पर ध्यान दो। कहानी कम से कम शब्दों में सारांश के रूप में बताओ। कहानी में आए पात्रों के नाम लिखो। आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा, इसके बारे में लिखो। कहानी में आए नए शब्दों को लिखो या उनके अर्थ जानने की कोशिश करो। कहानी द्वारा क्या सीख प्राप्त हुई, वह जान लो, ध्यान में रखो और लिख लो। उस कहानी के लिए और कौन से शीर्षक आप दे सकते हो, तो आपके मन में उस कहानी के लिए जो भी शीर्षक आता है उसका नाम लिखो। तो इस तरह आप जो भी कहानियां पढ़ोगे उसके बारे में इस तरह की जानकारी जरूर लिखना। देखो बच्चों, हमने छठी कक्षा के सुलभ भारती के दूसरी इकाई का अभ्यास पूरा किया है। आज हमने इस दूसरी इकाई का अंतिम पाठ जो है पुनरावर्तन 2, इसके स्वाध्याय पूरे किए हैं। अब पूरी किताब का हमने अभ्यास कर लिया है। आगे गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है, तो इन छुट्टियों में मैं आपसे बार बार मिलूंगी। आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाऊंगी, कविताएं लाऊंगी और बहुत सारी बातें आपको सिखाने के लिए कृति पाठ भी लेके आऊंगी। तो जरूर हम इसी तरह अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए, कहानियां सुनने के लिए आगे के वीडियो में मिलते रहेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।